आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा में होता है कि व्याकरण हमेशा हर चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। इसी में से बेसिक चीज़ें हैं, या हम कह सकते हैं इसके बगैर जो है आगे हिंदी के तत्वों को बिना पढ़े या बिना इसको समझे हम आगे नहीं समझ पाएंगे। जिसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है संज्ञा होता क्या है। तो हम शुरुआत करेंगे इसकी परिभाषा से। किसी व्यक्ति, विशेष, वस्तु, स्थान या भाव एवं जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संज्ञा कोई व्यक्ति भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, व्यक्ति की भावनाएं भी हो सकती है और साथ में जाति या विशेष चीज़ों को जो है संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं मनुष्य, पेन, दिल्ली, आगरा। इस प्रकार हम इसके उदाहरण के तौर पर इसको समझाया जा सकता है। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा होता क्या है? जिसमें एक वस्तु को ना लेकर उसमें पूरी उसकी जाति का बोध हो। हम ऐसे चीज़ों को जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे पेड़, हम अगर एक पेड़ का उदाहरण लेके समझाते हैं तो पेड़ केवल एक ही जगह के नाम पे प्रतीत नहीं होता, वह पूरी उसकी जाति, उसकी पूरी समुदाय को जो है प्रस्तुत करता है या हमको बताता है। पहाड़, पहाड़ कहने से केवल एक पहाड़ का उदाहरण सामने नहीं आता, जितने भी पहाड़ हम सबको पहाड़ ही कहते हैं भाई। इस पहाड़ का बहुवचन भी बोलेंगे तो हम पहाड़ ही कहेंगे उसको। सेकंड नंबर रहेगा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें मुख्यतः व्यक्ति को प्रमुखता दिया जाता है, जिसमें व्यक्ति कोई भी हो सकता है। मान लीजिए जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं संज्ञा, किसी का नाम हो सकता है विमलेश, रमेश। इस प्रकार व्यक्ति को बताने का संकेत होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें व्यक्तियों के ऊपर ही उस आधारित होता है। व्यक्तियों को हम किस प्रकार से उसके नामों के माध्यम से ही पहचान सकते हैं। इस कारण इसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। हम भले नाम एक जैसे प्रतीत हो जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को बोलने और बताने की जो कला होती है सारे व्यक्तियों में एक समान नहीं होती है। अगला नंबर रहेगा इसमें द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें मुख्यतः देखा जा सकता है कि द्रव या पदार्थ या तो किसी वस्तु का नाम हो सकता है, जैसे कि सोना, धातु या पानी, या कोई भी जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं वो किसी प्रकार का द्रव या धातु जो होता है, यह भी एक संज्ञा है। क्योंकि खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ संज्ञा जो होता है किसी पदार्थ को भी हमें बताने के लिए प्रेरित करता है भाई। क्योंकि हम केवल नाम, वस्तु, भाव को जिस प्रकार संज्ञा कह सकते हैं, वस्तु भी उसमें संज्ञा की श्रेणी में ही आता है। अगला नंबर रहेगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हम ऐसी संज्ञा को कहेंगे जो मनुष्यों के द्वारा किए गए क्रियाकलापों के ऊपर जो है आधारित होता है। जैसे मनुष्य का रोना, हंसना, गाना या बोलना, ये सारी क्रियाएं उनकी भाव से ही प्रतीत होता है। क्योंकि हर व्यक्ति जो होता है हर समय एक समान, कहना चाहिए एक समान रूप में नहीं रह सकता। वह कभी कुछ समय के लिए वह खुश होता है, तो कभी कुछ समय के लिए वह हंसता है, तो कभी कुछ समय के लिए वह रोता है। इस प्रकार जितनी भी चीज़ें होती है अलग अलग समय पे हमारी जो क्रियाएं होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। अगला नंबर रहेगा आपका 5वां और लास्ट नंबर आपका पॉइंट रहेगा समूहवाचक संज्ञा।
समूहवाचक संज्ञा हम ऐसे संज्ञा को कहेंगे जिसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध ना कराकर उसके पूरे समूह को, उसके पूरे झुंड को जो है एक साथ हम बोलते हैं भाई। जैसे मेला, मेला के नाम से ही प्रतीत होता है कि अगर हम मेला बोलेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर एक नहीं कई हजार लोगों का जो भीड़ हमारे सामने नजर आएगा। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम वहाँ पर अगर बोल रहे हैं समूहवाचक एक व्यक्ति, मेला भी केवल एक ही शब्द है, लेकिन मेला के नाम से प्रतीत होता है कि वहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति रहेंगे, हजारों से लाखों व्यक्ति एक साथ जो एक जगह स्थान पर रह सकते हैं। इसी के साथ साथ हम बोल सकते हैं छात्र, कॉलेज, कॉलेज के नाम से भी हम बोल सकते हैं अगर हम जाएं कॉलेज में तो हमें कोई एक व्यक्ति या कोई एक छात्र नहीं मिलेगा भाई, उसके साथ साथ पूरे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का पूरा समूह एक साथ मिलेगा। इस प्रकार मेला हो गया या छात्र बोल दिए या कॉलेज बोल दिए, तो ये सारे के सारे उदाहरण आपको समूहवाचक संज्ञा के रहेंगे। कभी कभी हो सकता है प्रश्न के रूप में आपको पूछ दिया जाए कि संज्ञावाचक में से किसी समूहवाचक किसी एक जगह का नाम बताइए या एक उदाहरण लिखिए, तो आपका उदाहरण होना चाहिए कि हम कॉलेज जाते हैं या हम सभी कॉलेज में पढ़ते हैं। आ रहा है समझ में? साथ साथ हम एक प्रकार फिर से आपको बता देती हूँ मैं, संज्ञा क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा जो होता है 5 प्रकार के होता है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। इन सारे प्रकारों में से एक समान जो चीज़ों को हमें याद रखना रहेगा। अब हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम के पहले उसकी परिभाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। संज्ञा के बदले उपयोग में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। जिस प्रकार संज्ञा हम शब्द, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को बोध करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, अब उनके स्थान पर हम उपयोग में लाने वाला शब्द को सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला रहेगा पुरुषवाचक, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम में भी इसके भी 3 प्रकार होते हैं, क्योंकि इसमें पुरुष शब्द का बोध हो रहा है, मतलब हम इसमें शब्द उपयोग कर सकते हैं मैं, हम, शब्द, वे आदि। लेकिन इसके साथ साथ हम शब्दों का उपयोग जब करेंगे इनके 3 प्रकार हो जाएंगे। इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह पुरुष होता है जो स्वयं कहने वाला होता है, जो स्वयं किसी चीज़ को बताने वाला होता है। मध्यम पुरुष वह व्यक्ति होता है जो उत्तम पुरुष को कहे गए बातों को सुनने वाला होता है, हम उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और अन्य पुरुष वह व्यक्ति होता है जब उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष आपस में जब एक साथ बात करते हैं और वह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसे हम अन्य पुरुष की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे वे लोग आएंगे, ये उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है, ये सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है भाई, क्योंकि हमने कहा इसके लिए हम शब्द उपयोग कर सकते हैं मैं, हम, वे, लोग या वे सभी। ये सारे के सारे हमें जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। हम इनमें से कोई भी शब्द को लेकर जो किसी भी उदाहरण को बना सकते हैं, जैसे कि वे लोग आएंगे या हम सभी आज घूमने जाएंगे, हम सब एक हैं या मैं आज घूमने जाऊंगा।
इस प्रकार जो व्यक्ति होता है जिसमें अहम की भावना होती है, जो मैं वाली भावना होती है, वह हमेशा पुरुषवाचक में कहलाता है। और उत्तम पुरुष जो होता है हमेशा व्यक्ति जो सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करता है, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ होता है और सभी उसकी बात सुनते हैं, इसलिए उसको उत्तम पुरुष कहा जाता है। मध्यम पुरुष जो होता है केवल पहले पुरुष जो कहता है, जो उत्तम व्यक्ति जो कहता है केवल उसकी बात को सुनता है। और इस प्रकार जब उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जब आपस में एक साथ बात करते हैं और वह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बात करते हैं, तो हम ऐसे श्रेणी को अन्य पुरुष की श्रेणी में रखते हैं। इसी में से अब आगे देख लेते हैं। निश्चय संख्यावाचक सर्वनाम। सेकंड नंबर रहेगा सेकंड नंबर पॉइंट रहेगा निश्चय संख्यावाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा होगी जिसमें निश्चित वस्तुओं का बोध हो, उसे हम निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम कह सकते हैं। जैसे वह, यह, सो, यह। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं यह 5 पेन है। यह 5 पेन है। कहने का तात्पर्य कि हमारे पास जो पेन रखी है उसकी संख्या बिल्कुल निश्चित है, 5 है, क्योंकि हमें चीज़ें दिखाई दे रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें जो दिखने वाली चीज़ है, जो स्पष्ट हो रही है, हमारे पास वह संख्या 5 है, क्योंकि हम उसको देख पा रहे हैं और हम उसको गिनती भी कर पा रहे हैं। इसलिए यह होगा जो संख्या जो होगा निश्चित वाचक संज्ञा सर्वनाम कहलाएगा। सेकेंड नंबर रहेगा, अगला नंबर अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। हम उसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। मतलब सर्वनाम तो है, लेकिन इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि अनिश्चित संख्या, इसमें दिए गए वस्तु या संख्या का जो हमें बोध नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम शब्द उपयोग कर सकते हैं कुछ या कोई, क्योंकि शब्दों से ही प्रतीत हो रहा है कुछ या जब कोई शब्द इसमें आएगा तो निश्चित रूप से इसमें जो संख्या रहेगी निश्चित नहीं रहेगी, हमेशा एक भ्रम की स्थिति जो है हमेशा बनी हुई रहेगी। उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ सामान है। अब कुछ सामान है, नाम से ही पता चला कुछ मतलब वह सामान कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ खाने पीने की वस्तु हो सकता है, कुछ रखने की कुछ सामान हो सकता है, या कहीं पे कुछ सजावटी कुछ फ्लावर हो सकता है, हम कुछ भी इसका उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ यहाँ पे निश्चित नहीं चल पा रहा है। कोई, सेकेंड नंबर उदाहरण हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति आ रहा है। कोई व्यक्ति आ रहा है, इस उदाहरण से ही पता चल रहा है कोई मतलब कौन व्यक्ति आ रहा है हमें नहीं मालूम है, क्या हम उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, या वो व्यक्ति क्या हमसे ही मिलने आ रहा है, ये इस बात का कहीं पर उल्लेख जो है स्पष्ट तौर पे नहीं हो रही भाई। मतलब कहीं ना कहीं यह जो संख्या जो होगी बिल्कुल अनिश्चितता बनी हुई रहेगी। यह चीज़ें आप सारे उदाहरण में आपको इसी प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। जितने भी आप अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम पढ़ेंगे सारी चीज़ों का उदाहरण इसी प्रकार है कि इसमें किसी भी चीज़ की कोई संख्या ना तो स्पष्ट होगी और ना ही इसमें हम समझाने के लिए हमेशा जो है किसी व्यक्ति का सहारा नहीं लिया जा सकता भाई। अनिश्चितता हमेशा बनी हुई रहेगी। यहाँ पे कोई आ रहा है या कोई व्यक्ति आ रहा है, वह व्यक्ति क्या आपके पहचान का है वह भी नहीं मालूम, क्या वह व्यक्ति आप ही से मिलने आ रहा है क्या, इस बात से भी हमें इनकार नहीं कर सकते कि हमसे मिलने आ रहा है किसी और से मिलने आ रहा है भाई। हमेशा जो है अनिश्चित जो है इसमें बना हुआ ही रहेगा। इस प्रकार जो होता है अनिश्चित संख्या में कभी भी किसी चीज़ की या वस्तु की जो होती है निश्चितता नहीं रहेगी, हमेशा एक भ्रम जो है बना हुआ रहेगा। अगला नंबर रहेगा
प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम प्रश्नवाचक सर्वनाम को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है प्रश्नवाचक मतलब कहीं न कहीं जो हमेशा प्रश्नों का उसमें उल्लेख होगा भाई, जिसमें हम शब्द उपयोग कर सकते हैं क्या, कौन, कैसे, किसे, कब। इन सारे शब्दों का उपयोग जो होता है हम इस प्रश्नवाचक सर्वनाम में करेंगे भाई। जैसे उदाहरण के तौर पर वह क्या है। हम जब भी उसका उदाहरण देंगे प्रश्नवाचक में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जब आप उदाहरण लिखेंगे जैसे कि वह क्या है तो हमेशा आपको लगाना पड़ेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। बिना इस प्रश्नवाचक चिन्ह का आपको जो उदाहरण लिखेंगे वह पूरी तरह से गलत कहलाएगा भाई। आप लिखने के बाद में अगर आप यहाँ पे इस प्रश्नवाचक को डालना अगर आप भूल जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका उदाहरण जो बिल्कुल गलत कहलाएगा, क्योंकि हमारा इसका नाम ही वैसे दिया गया कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब प्रश्नवाचक दिया गया है तो बिना प्रश्नवाचक किन चीज़ों को समझा पाना या बिना उनके चिन्हों को बिना दर्शाए हमारा जो उदाहरण होता है कंप्लीट या पूर्ण नहीं माना जाएगा, जिसके आधार पर आपका जो है नंबर भी कट सकता है। कौन आ रहा है, यह भी प्रश्नवाचक है। जितने भी हम इसमें वाक्य लेंगे, हम जिस प्रकार भी प्रश्न पूछेंगे, कौन आ रहा है, वह क्या है, वहाँ कौन कौन थे, इन सारे प्रकार के वाक्यों में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग बहुत ध्यान से और बहुत सावधानीपूर्वक करना जरूरी है। इसके बगैर आपका सर्वनाम की क्रियाएं अधूरी या फिर गलत कहलाएगा। अगला नंबर रहेगा इसमें अगला नंबर रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से ही प्रतीत हो रहा है संबंधवाचक सर्वनाम, मतलब हम एक वाक्य को ना लिखकर यहाँ पे एक वाक्य के साथ में दूसरे वाक्य को भी जोड़कर बताएंगे, तब कहीं जाकर हमारा जो होगा संबंध वाला वाक्य जो होगा पूर्ण कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, पहला वाक्य वह आया, पहला नंबर वाक्य कहलाएगा आपका वह आया, एक वाक्य हुआ। और सेकंड नंबर वाक्य होगा लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं था भाई। पहला नंबर वाक्य वह आया, एक व्यक्ति है जो आता है। अब आया है मतलब कुछ ना कुछ काम होगा। अगर हम केवल एक ही वाक्य को लेकर चलें कि वह आया, तो क्या इस वाक्य से हमें कुछ हल हो पा रहा है या कुछ प्रतीत हो रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम में क्या चीज़ें हमसे छूट रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा भाई। हम बता ही नहीं सकते हैं कि इसमें से क्या चीज़ें छूट रही है और इसमें हम क्या चीज़ें जो है स्पष्ट कर पा रहे हैं। वह व्यक्ति जो है केवल आया, वह लिखा है सिर्फ आया है, इसके आगे हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते भाई। लेकिन वह आ गया कि वह आया लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं था भाई। एक व्यक्ति है जो हमसे मिलने आया है लेकिन उसके लायक हमारे पास कोई काम नहीं। इस प्रकार एक वाक्य को हम अगर लेकर चले तो इस वाक्य में उस वाक्य का पूरा अर्थ कहीं भी निकल कर नहीं आता है, इसलिए हमें दूसरे वाक्य का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए जब दोनों वाक्य एक दूसरे के पूरक होंगे तब कहीं जाकर उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट रूप से निकल कर आगे आएगा और हम अपनी बात को स्पष्ट तौर पर समझा पाएंगे। इसलिए ऐसे वाक्य को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें अगला और लास्ट छठवां नंबर रहेगा पॉइंट निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, नाम से ही प्रतीत हो रहा है निज। निज मतलब यह हम सब उपयोग में ला सकते हैं स्वयं के लिए, अपने लिए, खुद के लिए।
निज यानी हम स्वयं के लिए शब्द को उपयोग में जो लाते हैं उसे हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, मैं खुद अपना काम करता हूँ। मैं खुद अपना काम करता हूँ, मतलब व्यक्ति जो है यह वाक्य अपने लिए उपयोग में ला रहा है भाई, अपने आप को वह बता रहा है, समझा रहा है कि यह जो काम जो है मैं स्वयं अपने लिए कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ। जिसमें मैं की भावना हो, खुद के लिए हो या स्वयं के द्वारा किया गया कार्य हो, ऐसे चीज़ों को हम निजवाचक सर्वनाम के रूप में कह सकते हैं। जिसमें व्यक्ति जो होता है विशेष सारी चीज़ें केवल अपने ही लिए बनाता है या अपने ही लिए चीज़ों को उपयोग में लाता है। इस प्रकार आज आप हमने पढ़ा है सर्वनाम। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और पदार्थवाचक और साथ में प्रश्नवाचक भी।